तो कल की क्लास में हम देखे थे धारा 154 और धारा 155। तो ये संज्ञेय मामलों में इत्तिला है और ये असंज्ञेय मामलों में इत्तिला है धारा 155। आज हम देखेंगे धारा 156 से लेके 160 तक। तो देखो, धारा 156 बोलती है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ठीक है। तो संज्ञेय मामला है, उसमें अन्वेषण करेगी पुलिस। तो उस पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में दिया गया है। तो उपधारा 1 जो है वो बोलती है कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के आदेश है ना की आवश्यकता नहीं होती है संज्ञेय मामलों के विचारण। जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने के सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन दिया गया है। तो अध्याय 13 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे न्यायालय की अधिकारिता बताई गई है। तो उसके अधीन जो है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो रहता है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कर सकता है। तो ये थी उपधारा 1। अब उसके बाद आप देखो उपधारा 2 जो है वो बोलता है कि ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी को किसी कार्यवाही को किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। ठीक है। तो अगर संज्ञेय मामला है और उसमें वो अन्वेषण कर रहा है तो उसको उस आधार को कभी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि इसको अधिकारिता नहीं थी ऐसे करके। ये बताती है उपधारा 2। और उपधारा 3 ये बोलती है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप गए, अन्वेषण हुआ, ठीक है, उसमें नहीं पाया गया। उसके बाद क्या है, पुलिस अहस्तक्षेप अपराध बता दिया, उसके बाद न्यायालय जाता है। ठीक है। फिर न्यायालय में मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि इसका अन्वेषण करना चाहिए तो अन्वेषण का आदेश फिर से दे सकता है। तो ये बताते हैं उपधारा 3 में। तो ये थी आपकी धारा 156 जो ये बताती है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियां होती हैं। 3 उपधाराओं में विभक्त है। ठीक है। अब उसके बाद देखो अन्वेषण के लिए जो प्रक्रिया है, तो 156 में क्या बताया, शक्ति किसकी, अन्वेषण करने की। और 157 जो है वहां पे प्रक्रिया जो है अन्वेषण की प्रक्रिया बताई गई है। तो अन्वेषण के लिए प्रक्रिया क्या होगी, तो उपधारा 1 जो है वो यदि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी को इत्तिला प्राप्त होने पर, अन्यथा मतलब वो अपने से भी, या मतलब जरूरी नहीं है कि उसको इत्तिला ही मिले, वो दूसरे प्रकार से भी कर सकता है। या यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे अपराध का किया गया जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध का रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान करने के लिए सशक्त है। और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या स्वयं जाएगा या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेज सकेगा जो उस पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करती है। ठीक है। तो उसकी गिरफ्तारी के, ठीक है, जिसने वो अपराध किया है उसके बारे में उपबंध बताते हैं। तो वो खुद जा सकता है वहां पे, या फिर क्या कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए उपाय करेगा और खुद जा सकता है, या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेज सकता है। और उसके लिए एक, जैसे मतलब राज्य शासन जो है वो मतलब ये नियम बना देती है कि इस पंक्ति से नीचे का आदमी गिरफ्तारी नहीं करेगा। ठीक है। तो एएसआई लगभग इस रैंक का होता है। ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे, परंतु जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस का भार साधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। ठीक है। तो यहाँ पे मामले, अगर मामला जो है वो गंभीर नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है ऐसे करके बोलता है परंतु वाले। दूसरे में देखिए कि यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है
कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा। परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर उसकी पसंद के स्थान पर यथासाथ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में ही अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है, अन्वेषण के समय, ठीक है, उसका कथन जो लेंगे, ठीक है, पीड़ित का कथन लेंगे, तो उसके लिए प्रक्रिया बताएगी। उसके बाद उपधारा 2 देखो कि उपधारा 1 के परंतु के खंड क और ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारण का कथन करेगा कि वो क्यों नहीं करा, और उक्त परंतु के खंड ख में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तला देने वाले यदि कोई हो तो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न ही करवाएगा। ठीक, तो जैसा विहित करती है राज्य सरकार, तो उस अपराध की सूचना देने वाले को, ठीक है, इत्तिला करेगा कि वो नहीं करेगा अन्वेषण और ना ही अन्वेषण करवाएगा। तो ये थी धारा 157, जो क्या बताती है, अन्वेषण की प्रक्रिया बताती है। 156 में क्या देखा हमने, शक्ति, और 157 में प्रक्रिया। उसके बाद देखें कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, उसके बारे में बताता है, रिपोर्ट के बारे में। तो धारा 158 क्या है, रिपोर्ट। तो उपधारा 1 जो है वो बोलती है धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इसलिए नियत करे। ठीक है, तो ये डीएसपी रैंक का होता है। और उसके बाद देखें, ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भिजवाए। तो ये थी धारा 198। तो ये बताता है कि रिपोर्ट जो है वो कैसे की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य सरकार जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है ना से करवाएगी। अब उसके बाद देखें धारा 159 जो है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति के बारे में बताता है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता के उद्बंधित रीति के मामलों में प्रारंभिक जांच करने के लिए उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति के बारे में बताया गया है धारा 159। अब धारा 160 जो है बोलती है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो क्या चीज है, साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ठीक, मतलब जो साक्षी के रूप में वो हाजिर हो उसके लिए अपेक्षा करेगा पुलिस अधिकारी, उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। तो उपधारा 1 कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इत्तला से अन्यथा उस मामले के तथ्यों के परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर हो। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या सामाजिक शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो किन के लिए है, तो 15 वर्ष से छोटा और 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई अगर आदमी है उसके लिए, स्त्री के लिए, और मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या करेगा कि उसके घर पे ही जाएगा। ठीक है,
और हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा, मतलब बाहर नहीं बुलाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ये थी धारा 160। तो देखिए आज हमने क्या देखा। धारा 156 जो है, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 154 में है संज्ञेय मामलों की इत्तला। धारा 155 असंज्ञेय मामलों की इत्तला। धारा 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ठीक। धारा 157 है अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया, शक्ति, फिर प्रक्रिया। उसके बाद रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, धारा 158। उसके बाद धारा 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। और धारा 160 साक्ष्यों के हाजिरी की अपेक्षा करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति। उसमें आपको याद रखना है कि 15 वर्ष से कम आयु का या 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए, स्त्री के लिए, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से निवास स्थान से भिन्न पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो ये था आपका धारा 156 से लेके धारा 160।